Assalamualaikum. Today we are going to discuss asthma bronchothoma. अस्थमा क्या होता है? इट इज़ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है लेकिन ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्ट ऑफन ड्यू टू एलर्जिक स्टिमुलाई, ठीक है। और ये चाइल्डहुड में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है और एलर्जिक रेनाइटिस के साथ एसोसिएट होता है। हमने एलर्जिक रेनाइटिस में देखा था, ठीक है। एक्जिमा जिनको होता है उनको, और जिनको फैमिली हिस्ट्री हो उनमें ये ज़्यादातर कॉमन होता है। अब अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, ब्रोंकोस्पैज़म बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइटन कर जाते हैं मसल्स, और जो है म्यूकस जो है वो हमारे एयरवे को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। ये देखें, इसमें देखें ल्यूमन जो है वो वाइडली ओपन है, इसमें ल्यूमन जो है वो नैरो हुआ है, ठीक है। इसमें जो है मसल रिलैक्स होते हैं, इसमें मसल बहुत ज़्यादा टाइटन कर जाते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल एयरवेज होते हैं, नॉर्मली जो होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो म्यूकस ने एयरवेज को ब्लॉक किया हुआ है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एलर्जन जब आता है ना तो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करते हैं, देन टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं उसको बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट कर देते हैं। अब बी लिम्फोसाइट ने जो है वो IgE एंटीबॉडीज़ उसने बना देनी है। अब ये IgE एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मास्ट सेल पे जाके अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मास्ट सेल्स हैं ना वो अपने मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे, लाइक वो हिस्टामीन रिलीज़ करेंगे, इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज़ कराएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। और इन सब के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, इंक्रीज़ म्यूकस प्रोडक्शन होगी और एडिमा जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो है वो अर्ली फेज़ रिएक्शन होता है और देन लेट फेज़ रिएक्शन होता है। अर्ली फेज़ रिएक्शन में क्या होता है, जो पहले ही मास्ट सेल में प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, लाइक हिस्टामीन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। देन लेट फेज़ में क्या होता है कि जो मेजर बेसिक प्रोटीन है ना वो रिलीज़ होती है फ्रॉम ईओसिनोफिल्स, और कुछ बाद में जो है न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है अस्थमा में कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जन जो है वो इंड्यूस करता है। टाइप जो 2 है हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, इंटरल्यूकन जो है 4 रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकन 5 रिलीज़ करते हैं और इंटरल्यूकन 10 रिलीज़ करते हैं। इंटरल्यूकन 4 का क्या काम होता है कि उसने क्लास स्विच करवानी होती है टू IgE, ठीक है, मीडिएट क्लास स्विच टू IgE। इंटरल्यूकन 5 का क्या काम होता है कि उसने अट्रैक्ट करवाना होता है ईओसिनोफिल्स को। इंटरल्यूकन 10 का क्या काम होता है, उसने टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करना होता है और टी हेल्पर 1 लिम्फोसाइट को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। इनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। देन एक दफ़ा एलर्जन का एक्सपोजर हुआ, हमारे पास IgE जो है एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बन गई, वो मास्ट सेल पे जाके अटैच होके बैठ गई। अब हमारे पास री एक्सपोजर होगा एलर्जन का, दोबारा से एलर्जन जब आएगा तो IgE मीडिएटेड एक्टिवेशन होगी मास्ट सेल्स की। अब मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, वो अपने जो है प्री फॉर्म मीडिएटर रिलीज़ करवाएंगे, लाइक हिस्टामीन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन C4 D4 और E4, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन एडिमा हो जाएगा, एंड दिस इज़ अर्ली फेज़ रिएक्शन। देन हमारे पास क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वजह से मेजर बेसिक प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होगी फ्रॉम ईओसिनोफिल्स, जो कि फर्दर जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को इन्हांस कर देगी और ये लेट फेज़ रिएक्शन होता है। इसके अलावा कुछ नए मीडिएटर्स भी जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इन मास्ट सेल्स और वो फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को इन्हांस कर देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके, वो डिस्पनिया होगा, ठीक है, वीजिंग होगी, प्रोडक्टिव कफ जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इसके अलावा हमें स्पाइरल शेप म्यूकस प्लग्स मिलते हैं जिनको हम क्रशमैन स्पाइरल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो हमारी एपिथेलियम डैमेज हो रही होती है ना तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो हमें नज़र आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल्स, जिसको हम क्रशमैन स्पाइरल कहते हैं। और ईओसिनोफिल ड्राइव क्रिस्टल्स भी नज़र आते हैं, जिसको हम चारकोल लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो अस्थमा होता है ना वो नॉन एलर्जिक काजेज से भी आ सकता है, लाइक एक्सरसाइज इंड्यूस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इसके अलावा एस्पिरिन भी हो सकता है, एस्पिरिन इंटॉलरेंट अस्थमा
जो हमने पीछे रिनाइटिस में देखा था, और एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से भी अस्थमा हो सकता है। सो नीचे फिगर में देखें, यहाँ पे जो है अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सन जो है एक्यूमुलेशन दिखाई हुई है इन हेपेटोसाइट्स ये, ठीक है। और ये देखें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज़्यादा दिखाया हुआ है इन एम्फीसीमा, एंड चारकोल लेडन क्रिस्टल दिखाए हुए हैं इन एस्थमा, ठीक है। ये चारकोल लेडन क्रिस्टल्स कहाँ से राइज करते हैं? फ्रॉम ईओसिनोफिल्स, ये ईओसिनोफिल डिराइव्ड होते हैं। और जो एपिथेलियम हमारे पास शेड होती है वो क्या होती है? वो क्रशमैन स्पाइरल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि जो एयरवे होती है ना उसकी टोन लॉस हो जाती है और परमानेंट डायलेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, जिसकी वजह से एयर ट्रैप कर जाती है अंदर ही, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू सीवियर इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से जो है वो एयरवे सेल्स को, एयरवे वाल्स को डैमेज हो जाता है। इसके काजेज़ क्या हैं? एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दूसरा प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होता है? डाइनिन आर्म में डिफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि सीलरी मूवमेंट के लिए नेसेसरी होता है। सीलिया ने क्या करना होता है? हमारे म्यूकस को प्रोपेल करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीलरी मूवमेंट में ही डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी एयरवे में, ठीक है, और एयर ट्रैप कर जाएगी। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद साइनसाइटिस, इनफर्टिलिटी के साथ, ठीक है, साइटस इन्वर्सस के साथ एसोसिएटेड है, और इसको हम कार्डियक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा इसका और क्या काज हो सकता है? ट्यूमर और फॉरेन बॉडी हो सकती है, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस जो कि एक फंगस है, उसके अगेंस्ट अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो जाए ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, वो इसका काज हो सकता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? कफ, डिस्निया एंड फाउल स्मेलिंग स्पूटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें हमें बहुत बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है, वो फाउल स्मेलिंग स्पूटम होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या इसकी हो सकती हैं? हाइपोक्सीमिया हो सकता है, इसके अलावा कोर पल्मोनरी हो सकता है, और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस हो सकती है। सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में क्या होगा कि एमाइलोइड डिपॉजिट्स हुए होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्थमा एंड ब्रोंकिएक्टेसिस।